सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं वो बस एक कहानी नहीं है। इस बार तो मैं खुद मेक्सिको जा रहा था। हाँ, मैं खुद। और वहां मेरे साथ जो हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैंने क्या देखा, कैसे हम बचे, और उस जंगल में क्या था जो आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सच्ची और सबसे डरावनी कहानी। लेकिन एक बात याद रखना, जो सुनेगा वो सो नहीं पाएगा। बात उन दिनों की है जब हम दोनों, मैं और साहिल, इंडिया छोड़कर अमेरिका जाने का सोच रहे थे। वजह बस एक थी, घर वालों के लिए कुछ करना है। ना कोई बड़ा सपना था, ना कोई घमंड। बस ये दिल में ठान लिया था कि कुछ भी करके यूएसए पहुंचना है। अब सीधे तो वीजा मिलता नहीं और पैसे भी इतने नहीं थे, तो रास्ता पकड़ा मैक्सिको वाला। हमने एजेंट से बात की। वो बोला, तुम्हें इक्वाडोर भेजेंगे, वहां से धीरे धीरे मैक्सिको के जंगलों से होते हुए अमेरिका की सरहद पार करनी होगी। हम दोनों तैयार थे। हमसे कहा गया, डर लग सकता है लेकिन हिम्मत रखना। और हमने कह दिया, हम दो यार हैं, जब तक साथ हैं डर किस बात का। हम दोनों समेत 6 और लोग एक गाड़ी में ठूंस दिए गए। कई घंटे चलने के बाद हम पहुंचे जंगल के किनारे। गाइड बोला, अब आगे पैदल चलना होगा, 3 दिन का रास्ता है और रास्ता सीधा नहीं। हमने बैग उठाया और चल पड़े। जंगल घना था, पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की रोशनी भी जमीन पर ना पहुंचे। पहले दिन तो सब सही चला, थोड़ी थकान, थोड़ा डर, लेकिन मन में यही था कि बस कुछ दिन की बात है। रात को एक खाली सी जगह पर टेंट लगाया गया। सब आराम कर रहे थे। साहिल मेरे पास लेटा हुआ था। धीरे से बोला, भाई कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं बोला, क्या? वो बोला, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें दूर से देख रहा है, पर कोई आवाज नहीं है। मैं हंस पड़ा, जंगल है भाई, कोई जानवर होगा, चल सो जा। पर अंदर से मैं भी बेचैन हो चुका था। दूसरे दिन हमने और अंदर का सफर तय किया। अब जंगल और भी ज्यादा डरावना हो गया था। पेड़ों से कुछ लटक रहा था, पुराने कपड़े, कांच की बोतलें, कुछ अजीब सी लकड़ी की मूर्तियां। गाइड बोला, मत देखो इन चीजों को, ये जंगल के पुराने रिवाज हैं। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। जमीन कीचड़ में बदल गई थी। सब थके हुए थे। वहीं एक सूखी जगह देखकर गाइड बोला, रात यहीं बितानी होगी। अब सुन। जब रात के करीब 2 बजे होंगे, साहिल अचानक उठकर बैठा। उसकी सांस तेज चल रही थी, चेहरा पसीने से भरा हुआ। मैं घबरा गया। क्या हुआ भाई? साहिल कांपते हुए बोला, वो औरत सफेद कपड़ों में पेड़ के पीछे खड़ी थी, उसने मेरा नाम लिया। मैं बोला, कौन? क्या बकवास कर रहा है तू? वो बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो यहां थी। एक पल को लगी जैसे उसकी गर्दन सीधी ना हो, उल्टी मुड़ी हो, और आंखें सीधी मेरी तरफ। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। गाइड बोला, कोई सपना देखा होगा, जंगल का असर है, सो जाओ। पर साहिल की आंखें रात भर नहीं झपकी, और मेरी भी नहीं, क्योंकि अब हमें भी महसूस होने लगा था जंगल में कोई और भी है जो हमें इस जंगल में देखकर खुश नहीं है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अगली रात जो हुआ ना, वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता कोई। तीसरी रात थी हमारी उस जंगल में। दिन भर चलते चलते सब थक चुके थे, पांव छाले से भर गए थे, कपड़े कीचड़ में सने हुए, और मन में बस एक ही ख्वाहिश, जल्दी से ये जंगल पार हो जाएं और हम दोनों बॉर्डर के पार पहुंचें। लेकिन हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमने एक सूखी जगह देखी, वहां टेंट लगाने लगे। गाइड बोला, आज रात जल्दी सो जाना, कल आखिरी पड़ाव है। हम सबको थोड़ी तसल्ली हुई, चलो अब आखिरी रात है। पर हमें क्या पता था, ये रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। रात करीब 1 बजे, सब सो रहे थे। मैं भी आंखें बंद किए लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। मैंने आंखें खोली, कान लगाया। हाँ, कोई सच में रो रहा था। एकदम हमारे टेंट के बाहर से ये आवाजें आ रही थीं। मैंने साहिल को धीरे से हिलाया,
सुन रहा है तू? साहिल की आंखें पहले से खुली थीं। उसने डरते हुए कहा, भाई, ये आवाज तो मुझे पहले भी आई थी। यही है वो औरत, वही जो मुझे देखती है। हम दोनों धीरे से टेंट की जिप खोलने ही वाले थे कि तभी जादियों में हलचल हुई और टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने देखा, साहिल पत्थर की तरह जम चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे और वो धीरे से फुसफुसाया, भाई, पेड़ के नीचे देख, देख, वो वहां खड़ी है। वो सफेद साया। मैंने गर्दन घुमाई और आज भी वो मंजर याद आता है तो रूह कांप जाती है मेरी। करीब 30 से 40 फीट दूर एक पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, पूरी सफेद, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। हां, आपने सही सुना, उसका चेहरा नहीं था। एक काली खाली जगह थी, जैसे कोई गड्ढा हो। उसकी गर्दन एक तरफ लटक रही थी, हाथ बहुत लंबे, और वो धीरे धीरे हमारे तरफ मुड़ने लगी। उसके पांव जमीन से ऊपर थे और वो हवा में झूलती हुई हमारे तरफ बढ़ने लगी। मैं और साहिल टेंट से बाहर नहीं निकले, सांस रोके लेटे रहे। हम दोनों के हाथ एक दूसरे की मुट्ठी में थे। साहिल धीरे से बोला, अगर अब हिले तो वो हमें उठा ले जाएगी। वो इंसान नहीं है भाई, वो इस जंगल की रूह है। कुछ पल ऐसे बीते जैसे वक्त रुक गया हो, और फिर उस साए ने बोलना शुरू किया, और जो उसने कहा वो सुनकर मेरा जिस्म सुन्न पड़ गया। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, ना मर्द जैसी, ना औरत जैसी, जैसे कोई जमीन के नीचे से बोल रहा हो, दबा दबा, खुरदुरा और बिल्कुल बेजान। वो बोली, तुम लौट क्यों नहीं जाते? हम दोनों सन्न। साहिल मेरी ओर देखने लगा और फिर वो साया धीरे धीरे करीब आता गया। उसके पांव जमीन से छू भी नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही वो टेंट के बिल्कुल पास आई, हवा रुक गई। जंगल का शोर बंद, पत्तों की सरसराहट बंद, सब कुछ थम गया था। वो बोली, हर कोई नहीं जाता उस पार। कुछ यहीं रह जाते हैं, कुछ यहीं मर जाते हैं, और कुछ मुझ में समा जाते हैं। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन जो थोड़ी बहुत प्रार्थनाएं आती थीं वो दोहराने लगा। साहिल की सांसें तेज हो गई थीं। उसने चुपचाप कहा, भाई, ये वही है। मैंने इसे सपने में देखा था। ये मौत नहीं है, ये साया है जो रास्ता भटकने वालों को पकड़ लेता है। और फिर साया अचानक गायब हो गया, एक झटके में, जैसे सब नॉर्मल हो गया हो। लेकिन जब हमने टेंट से बाहर झांका तो जमीन पर कुछ निशान थे, जलने के, जैसे किसी के पांव आग में भिगोकर रखे हों। वहां की जमीन जली हुई थी और उन्हीं जलते निशानों के ठीक पास एक जला हुआ फोटो पड़ा था, और वो फोटो साहिल का था, मेरे साथ खींचा हुआ। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्यों, कैसे, क्या सच में मौत हमारे आसपास थी या कोई और राज जो हमसे छुपा था। लेकिन आगे जो हुआ वो उस साए से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि अगली सुबह जब हम उठे, हमारी टीम में से एक बंदा गायब था। सुबह सुबह आंखें खुली तो सबसे पहले मेरी नजर साहिल पर पड़ी। वो ठीक था, बैठा हुआ, मुझसे पहले जाग चुका था। लेकिन जब गिनती शुरू की, एक आदमी कम था। हम सब इधर उधर भागे, किसी का नाम ले लेकर चिल्लाए, रोहित, रोहित कहां है? लेकिन रोहित का कोई नामो निशान नहीं। उसकी चप्पलें वहीं पड़ी थीं, बिस्तर भी बिछा हुआ था। सिर्फ वो नहीं था, और सबसे खौफनाक बात, उसके सोने की जगह पर जमीन एकदम काली हो चुकी थी, जैसे वहां कुछ जल चुका हो। गाइड आया, उसने देखा और फिर एकदम शांत हो गया। हम बोले, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हो गया रोहित को? उसने सिर्फ इतना कहा, जिसका नाम जंगल ने ले लिया वो वापस नहीं आता। उस वक्त ना किसी को कुछ समझ आया, ना किसी ने कुछ पूछा। सभी खामोश, डरे हुए, एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे अगला नंबर उनका ही हो। और तभी साहिल मेरे पास आया और बोला, आज रात हम नहीं रुक सकते। मुझे वो साया फिर दिखाई दिया था। सुबह होने से ठीक पहले उसने मेरी तरफ इशारा किया था। मैंने कहा, क्या मतलब? तेरा नंबर? साहिल बोला, हां, वो आ रही है मुझे लेने। साहिल की यह बात सुनकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। मैं बोला,
पागल हो गया है क्या? हम सब निकलेंगे यार, कुछ नहीं होगा। पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वो डरा नहीं था, वो मान चुका था, जैसे किसी कैदी को पता हो कि उसकी फांसी की तारीख तय हो चुकी है। वो बोला, कल रात जब सब सो रहे थे, वो मेरे टेंट के अंदर आई थी भाई, सामने बैठ गई थी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तू चिल्लाया क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, मैं चिल्ला ही नहीं पाया, आवाज गले में अटक गई थी, जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ रखा हो। उसकी आंखें, भाई उसकी आंखें देखी तूने कभी? मैंने सिर हिला दिया, क्योंकि उस साई की आंखें तो मैंने भी देखी थीं, एकदम काली, गहराई में खींचने वाली। अगर कोई उनमें झांके तो खुद को खो बैठो। साहिल बोला, उसने मुझसे कहा, अगला तू है, जितना तू भागेगा उतना तेरे पास आएगी मौत। अब हम दोनों ने फैसला कर लिया था, आज रात नहीं रुकेंगे, जैसे भी हो चल पड़ेंगे, अंधेरे में जान हथेली पे रख के, लेकिन उस जंगल से निकल जाएंगे। बाकियों को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन रोहित के गायब होने के बाद कोई ज्यादा सवाल भी नहीं उठा रहा था। रात होते होते हम सब ने बैग पैक किए। बीच जंगल में रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन बस एक ही ख्याल था, जाना है, निकलना है, वरना बचेंगे नहीं। और भाई, जैसे ही आधी रात को हम चलने लगे, पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हम रुके, आवाज बंद, चले, फिर वही आवाज। हम घूमे, कोई नहीं था, लेकिन तभी साहिल ने कांपती आवाज में कहा, वो साथ चल रही है, बिल्कुल पीछे। साहिल की आवाज में जो कंपी थी, आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हम उस वक्त मैक्सिको के उस घने जंगल में अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी, और बीच बीच में झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाजें, लेकिन इंसान की नहीं, जैसे कोई साया जो जमीन को छुए बिना ही फिसल रहा हो। मैंने धीरे से पलट के देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस पेड़ों की लंबी सी परछाइयां और धुंध का वो गुब्बार। लेकिन साहिल की हालत देख के लग रहा था, उसे कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा जो मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं। भाई, वो पीछे है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसके पांव जमीन पे नहीं लग रहे। साहिल ने कांपते हुए कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, साहिल बस दौड़, जो भी है उसे भूल और बस दौड़। अभी या तो हम बचेंगे या ये जंगल हमें निगल जाएगा। हमने दौड़ लगाई। पेड़ों की शाखाएं चेहरे पर लगती, कांटों से पैर छल्ली हो गए, लेकिन हम रुके नहीं। और पीछे से वो आवाज जो हमारे दौड़ते ही तेज हो जाती, इतनी तेज की जैसे कोई जमीन के नीचे से आ रहा हो या फिर ऊपर पेड़ों से, समझ नहीं आ रहा था। और तभी साहिल के मुंह से निकला, भाई रुक, मुझे सांस नहीं आ रही। मैंने देखा उसका चेहरा पसीने से तर, आंखें लाल और हाथ में मिट्टी का कोई अजीब सा टुकड़ा, जैसे किसी पुरानी मूर्ति का हिस्सा हो। मैंने पूछा, ये कहां से मिला तुम्हें? उसने कांपते हुए कहा, जब वो मेरे पास आई थी, मेरे पैरों के पास जमीन फटी थी और ये खुद ब खुद मेरे हाथ में आ गया था। मैंने उस मूर्ति को देखा और भाई, मेरी रूह कांप गई। उस पर एक चेहरा उकेरा हुआ था, लेकिन आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और मुंह से खून जैसी कोई लकीर नीचे बहती दिख रही थी। तभी, अब तुमने उसे जगा दिया है। ये आवाज, भाई ये आवाज हमारे सिर के ठीक ऊपर से आई। ना कोई औरत थी, ना आदमी। वो आवाज थी जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैंने साहिल का हाथ और कस के पकड़ लिया और धीरे से कहा, अब कुछ भी हो जाए पलटना मत, बस चलता रहो। साहिल की सांसें हाँफ रही थीं, लेकिन डर के मारे उसके पैर खुद ब खुद चल रहे थे। हम झाड़ियों के बीच से निकलते हुए एक खुले मैदान में आ पहुंचे और वहां सामने दिखी एक टूटी फूटी पुरानी पत्थर की दीवार, आधी गिरी हुई, और उसके उस पार कुछ था। शायद रास्ता, शायद आजादी, या फिर एक और साया। मैंने साहिल की ओर देखा, फिर दीवार की तरफ दौड़ लगाई। चल भाई, कूद इस दीवार के पार, इससे पहले कि वो पहुंचे, मैंने जोर से कहा। साहिल ने कहा, भाई मेरी टांग कांप रही है, तू पहले जा।
मैंने उसका हाथ खींचा। अगर मैं पहले गया तू पीछे रह जाएगा। साथ आए हैं, साथ ही निकलेंगे। हम दोनों ने जैसे तैसे दीवार पकड़कर चढ़ना शुरू किया। हाथों में मिट्टी भर गई, नाखून टूट गए, लेकिन उस दीवार के पार जाना जरूरी था। और जैसे ही हम ऊपर चढ़े, धड़ाम, सामने से कोई चीज निकली, लेकिन वो दीवार से 1 इंच दूर रुक गई, जैसे उस दीवार के इस पार उसका वश नहीं चलता। हमने देखा नीचे जमीन पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने लकड़ी की जलती हुई टहनी से गोद दिए हों। और फिर एक साया, वही जो हमारे पीछे था, दीवार के उस पार खड़ा था। बस देख रहा था, ना बोल रहा ना हिल रहा, बस घूर रहा था। साहिल धीरे से बोला, भाई लगता है ये दीवार, इसकी हद है, ये इसे पार नहीं कर सकती। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था। अगर ये दीवार इसकी हद है तो इसे किसने बनाया और क्यों? लेकिन दीवार के उस पार जो साया था ना, वो अब भी हमें देख रहा था। सवाल ये नहीं कि हम बच गए, सवाल ये है कि वो अब भी क्यों रुका हुआ था।